Hello students, welcome to Phi Chima classes in collaboration with City Model College. क्लास 11th में हम लोग मोशन इन ए प्लेन में आज प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली जब कभी भी किसी बॉडी का मोशन इस तरह से हो कि उस बॉडी की वेलोसिटी और उसमें अप्लाई होने वाला जो एक्सेलरेशन है वो सेम डायरेक्शन में ना हो या वेलोसिटी के अलोंग ना हो, या तो उसके अपोजिट या उसके अलोंग डायरेक्शन में। यदि इस तरह से उसका कोई एक्सेलरेशन वहां पर वर्क नहीं करता है तब ऐसी बॉडी का मोशन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। एनी मोशन इन विच acceleration applied is not along in the direction of velocity or in opposite direction of the velocity, then such motion is always projectile motion. फिर से समझ लें, जैसे कोई बॉडी है, अब इसकी वेलोसिटी इस तरफ की ओर है लेकिन इसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग नहीं है, कुछ एंगल बनाते हुए है, या तो जैसे ये है या इस तरह से एक्सेलरेशन लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 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 लग रहा है। सिर्फ इस डायरेक्शन में नहीं हो, यानी अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ना हो और उसके अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ना हो, यानी थीटा की वैल्यू एक्सेलरेशन की 0 और 180 यदि नहीं है तो फॉर एनी अदर वैल्यूज ऑफ थीटा इफ एक्सेलरेशन इज अप्लाइड ऑन ए मूविंग बॉडी then the body moves in a projectile motion. इसको और समझने के लिए पहले हम कुछ एक दो क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को लेकर प्रोजेक्टाइल मोशन को और स्टडी करेंगे। तो फिलहाल जो हम लोग फॉर्मूले यूज करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए वो वही न्यूटन्स के बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं जिनको हम यूज करेंगे यहाँ पर। जैसे इन प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन कैन रिजॉल्व म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्यों? उसका रीजन ये है कि जैसे कोई बॉडी है और उसकी वेलोसिटी v ये है और उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन एक फिक्स डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन हमेशा यहाँ कांस्टेंट होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और वेलोसिटी के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा हो। जैसे सपोज यहाँ कोई एंगल थीटा बना रहा है और ये थीटा एंगल 0 नहीं होना चाहिए और 180 नहीं होना चाहिए। अब ये जो हमने एग्जांपल लिया है, अब यहां पर हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट निकाल सकते हैं, या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन कंपोनेंट, वो हो जाएगा जैसे यहां पर a cos थीटा, और वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा a sin थीटा। तो इस तरह से या तो एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी की डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं या वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। तो सिंस इन प्रोजेक्टाइल मोशन velocities and acceleration can resolve in mutually perpendicular directions, so to solve the problems we can use following equations. कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा जहां कहीं भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग नहीं होगा, यानी उसके साथ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साथ जो एंगल बन रहा होगा वो 0 और 180 डिग्री में से कोई नहीं है, तो वहां पर हम एक्सेलरेशन को या वेलोसिटीज को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर सकते हैं, कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, और फिर वहां पर हम उन्हीं न्यूटन्स की इक्वेशंस को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि जनरल इक्वेशंस है हमारी, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आज जैसे कोई बॉडी है, उस बॉडी में कोई वेलोसिटी v है और वहां कोई एक्सेलरेशन a है, तो हम यदि इनके बीच का कोई एंगल पता हो तो इनमें से किसी एक को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो सपोज हम एक्सेलरेशन को यदि हम रिजॉल्व करना चाहें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा a cos थीटा और वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा a sin थीटा। तो इस तरह से यहाँ दो तरह के मोशन होंगे, एक हॉरिजॉन्टल मोशन होगा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से, और एक यहाँ पर वर्टिकल मोशन होगा वर्टिकल एक्सेलरेशन की वजह से। अब सपोज कोई बॉडी इस तरह से चल रही है कि उसमें ये कोई वेलोसिटी है और ये कोई एक्सेलरेशन है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को ब्रेक कर सकते हैं कि सपोज ये एंगल थीटा है और ये एंगल फाई है, तो वेलोसिटी को ब्रेक करें तो वेलोसिटी हो जाएगी v cos थीटा हॉरिजॉन्टल और कंपोनेंट वर्टिकल हो जाएगी v sin थीटा।
ऐसे एक्सेलरेशन को ब्रेक करें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा a cos phi हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो जाएगा a sin phi। तो इस तरह से कहीं पर भी वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन डिफरेंट डायरेक्शंस में है तो या तो हम एक्सेलरेशन को वेलोसिटी की डायरेक्शन में या उसके परपेंडिकुलर ब्रेक कर सकते हैं या वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन को हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर ब्रेक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर दो मोशन हो गए, एक हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया और एक वर्टिकल मोशन हो गया। इन दोनों मोशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो हमारे न्यूटन्स की नॉर्मल इक्वेशंस है, जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, उन्हीं का यूज कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए उन फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, फिर उन्हीं फॉर्मूलाज को हम लोग वर्टिकल मोशन के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल आगे देखते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। इस तरह से कोई एक टावर है, उस टावर के टॉप पर हमारी कोई बॉल है इस तरह से यहां पर। तो ये आपका टावर हो गया और ये इस पे बॉल हो गई। फिर कह रहा है ऑफ ए टावर विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। यानी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर इस बॉल को थ्रो किया जाता है विद एन वेलोसिटी, जो कि हमने यहाँ यू लिखी है, और वो वेलोसिटी अराउंड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है। इट हिट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 17.3 मीटर, और ये इस जगह पर कहीं यहां पर 17.3 मीटर पर बेस ऑफ द टावर पे गिरती है। कैलकुलेट करनी है हाइट ऑफ द टावर। यहां पर इस बॉल को देखेंगे तो ये बॉल कुछ इस तरीके से आपकी फॉल करती है ग्राउंड पर एट सर्टेन पॉइंट, जो कि 17.3 मीटर ग्राउंड से दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस बॉल की ट्रेजेक्ट्री को देखेंगे तो ट्रेजेक्ट्री एक तरह से पैराबोलिक शेप में ऊपर रहती है और फिर ग्राउंड पर फॉल करती है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जब आप बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो बॉल पर दो वेलोसिटीज या कहते हैं दो एक्सेलरेशन वर्क कर रहे हैं। एक जो वेलोसिटी आपने दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन जो 30 डिग्री बना रही है हॉरिजॉन्टल से, इसके दो कंपोनेंट हो जा रहे हैं। इसकी हाइट यदि y हो, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे आपकी वेलोसिटी के, एक u cos 30 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में u sin 30। जबकि जो एक्सेलरेशन यहाँ पर वर्क कर रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो वेलोसिटी आपके बॉल को दी हुई है वो वेलोसिटी और वो जो एक्सेलरेशन है वो आपस में सेम डायरेक्शन में नहीं है। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री अपवर्ड है, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो लग रहा है मोशन पर वो वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहां पर हमारी वो जो कंडीशन है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए वो वर्क कर रही है कि जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कोई ना कोई एंगल है और वो एंगल 0 नहीं है और साथ साथ में 180 डिग्री भी नहीं है। ऐसा जब कभी भी होगा तब हमेशा उस बॉडी को जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ओके, तो अब इस मोशन को कैसे सॉल्व करेंगे? हम यहां पर वही करेंगे कि जो आपका हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग सॉल्व करेंगे और वर्टिकल मोशन को अलग सॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन जो हो रहा है वो आपके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, और जो इसकी वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का और जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है इसकी वजह से वर्टिकल मोशन इसका होगा। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है उसकी u cos 30, इस u cos 30 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करी r is equal to 17.3 मीटर। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है। तो इसलिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम का, क्योंकि जब कभी भी एक्सेलरेशन नहीं होता है या एक्सेलरेशन 0 होता है तो हम लोग सीधे एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का। ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर पाते हैं जहां पर एक्सेलरेशन नहीं होता। तो क्योंकि हमारे हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इनटू टाइम। अब ये टाइम क्या है? टाइम वो टाइम है जितनी देर में आपका ये जो बॉल है वो जमीन को टच करती, अर्थ को टच करती, ग्राउंड को टच करती। तो टच करने के लिए जो उसको मोशन चलना पड़ेगा वो वर्टिकल मोशन चलना पड़ेगा,
और वर्टिकल मोशन के लिए हमको वर्टिकल वेलोसिटी और वर्टिकल एक्सेलरेशन का यूज करना पड़ेगा। तो सपोज किया कि टी टाइम में ग्राउंड से वो टच कर जाती है बॉल, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम में। तो टाइम यहां से हम निकाल सकते हैं कि टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी 17.3 हॉरिजॉन्टली, और जो हॉरिजॉन्टल स्पीड थी उसकी u cos 30 थी, क्योंकि इतनी ही देर में, जितनी देर में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतनी ही देर में वो जमीन से फॉल भी कर जाएगा। तो इस तरह से हम टाइम निकाल लेंगे यहाँ पर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस आपकी 17.3 मीटर दे रखी हुई है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो आपको दे रखा है u cos 30, जहां u कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो इस तरह से आपका टाइम निकल आएगा जो अप्रोक्सीमेटली गया इक्वल कितना हो गया 2 सेकेंड आपका आ गया। यानी 2 सेकेंड में आपकी जो बॉल है वो ग्राउंड को टच कर जाती है, क्योंकि उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना समय लगेगा उसको उतनी ही देर में वो नीचे भी गिर जाएगी। तो इस तरह से बॉल को हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करने में जो टाइम लगा वो 2 सेकेंड लगा, और यही वो सेकेंड होगा, यही वो टाइम होगा जितने में वो नीचे भी गिर जाएगी। तो अब यदि वर्टिकल मोशन की हम बात करेंगे तो वर्टिकल मोशन में नीचे फॉल डाउन करने का या ग्राउंड को टच करने का जो टाइम होगा टोटल वो कितना हो जाएगा 2 सेकेंड हो जाएगा। तो अब हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन को सॉल्व करें, वर्टिकल मोशन को सॉल्व करेंगे। तो वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ऊपर की ओर थी, कितनी थी u sin 30 थी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, u की वैल्यू 10 और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो इस तरह से ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी वर्टिकली अपवर्ड। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड की ओर हो गई। और एक्सेलरेशन आपका कितना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। जब हम इस तरह के मोशन को सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव यहाँ पर मान लेते हैं। तो क्योंकि बॉडी नीचे की ओर गिर रही है तो सपोज नीचे की जो आपके वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव लेंगे और जो अपवर्ड वैल्यूज होंगी उनको नेगेटिव लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नेगेटिव की होगी क्योंकि वो अपवर्ड है, जबकि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है, इसलिए उसको हम अपने फॉर्मूले में पॉजिटिव लेंगे। तो इस तरह से जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहां पर h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर अप्लाई करेंगे, और क्योंकि h यहाँ पर हमने कितना कंसिडर किया है, y कंसिडर किया है, तो वर्टिकल डिस्टेंस हो गई y, वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ कितनी है uy जो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। बस पुट करते समय ये ध्यान रखेंगे कि इसको नेगेटिव का पुट करेंगे क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन जो अपवर्ड हमने ली है उसको नेगेटिव माना है और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव माना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रहा है। इनिशियल पॉइंट हमारा ये है और इनिशियल पॉइंट से नीचे की ओर आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट y नीचे की ओर होगा, इसीलिए उसको हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिया है। एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है इसलिए इसको भी हम पॉजिटिव लेंगे, तब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। तो एक्सेलरेशन आपका जो ले रहे हैं ग्रेविटी वो पॉजिटिव का ले रहे हैं, जो वेलोसिटी ले रहे हैं वो नेगेटिव का ले रहे हैं क्योंकि वो अपवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वर्टिकली ये भी डाउनवर्ड है ऊपर से नीचे की ओर, इसलिए इसको भी हमने पॉजिटिव लिया है क्योंकि नीचे की सारी चीजें हमने क्या ली है, पॉजिटिव ली है। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, uy की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, g की वैल्यू और टाइम की वैल्यू, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 10/2 हो गया 5 और ये आपका 2 टाइम आ गया, 10/2 ये भी आपका 5 हो गया और टाइम का स्क्वायर 4 हो गया। और इस तरह से हमारी जो इक्वेशन सॉल्व होके y की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। तो इस तरह से हमने देख लिया कि बॉल को हमने जब किसी एंगल से थ्रो किया है तो वहां पर उसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को लेकर के अपने टाइम को निकाल लिया, और वही टाइम हमारा वर्टिकल भी यूज आएगा क्योंकि उसी टाइम में वर्टिकल चलेगी। तो जब वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो हम वर्टिकल वेलोसिटी और वर्टिकल एक्सेलरेशन को यूज कर लिया और जिससे हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y को निकाल लिया। तो इस तरह से आपका एक जो कंक्लूजन यहाँ पर निकल आया कि जब कभी भी कोई एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जैसे यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो आपकी दी हुई है इनिशियल उसके डायरेक्शन के अलोंग नहीं है, तो ऐसा मोशन जो होगा वहां पर वो हमेशा कैसा मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। और जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन की उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
अब यहाँ पर परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस तरफ की ओर है, जबकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी हमारी जो है एक्सेलरेशन के वो है u cos 30। तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, इसीलिए हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को क्या माना है, 0 माना था, और वहां पर सीधे डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम फॉर्मूले को यूज किया था। तो हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो एक्सेलरेशन है यदि वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, जैसे यहाँ पर जो ये वेलोसिटी का ये कंपोनेंट था इसका एक्सेलरेशन हमारा परपेंडिकुलर है, तो इस वेलोसिटी में हमारे एक्सेलरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए इस बात को यहाँ पर एज ए रिजल्ट लिख दिया गया है। तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन के एक क्वेश्चन का हमने सॉल्व किया है। इसी तरह से हम कुछ नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं इसी तरह से, जैसे यहाँ पर एक बॉम्बर प्लेन है जो बॉम्ब को लेके चल रहा है या मिसाइल को लेके चल रहा है, और उसको इस बॉम्ब को एक इस टेरेस्ट बिल्डिंग के ऊपर इसको गिराना है, इसको डिस्ट्रॉय करना है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस बॉम्बर प्लेन को अपने बॉम्ब को किस जगह पर रिलीज करना चाहिए जिससे कि वो इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सके। तो हम देखेंगे कि इसको यदि इस तरह से हम रन करें तो हम पाते हैं कि जब बॉम्बर जो है बॉम्ब को एक बहुत पहले ही डिस्टेंस पे छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, और वो बॉम्ब जो है आपके बिल्डिंग पर जाकर गिरता है और बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करता है। तो उसका रीजन ये है कि जब आपका बॉम्बर बॉम्ब को रिलीज करता है तो वहां पर जो उसकी वेलोसिटी होती है बॉम्ब की रिलीज करते समय, तो बॉम्ब को भी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाती है, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से बॉम्ब को मिलती है। यानी जो बॉम्बर है, जिस वेलोसिटी से बॉम्बर जा रहा होता है वही वेलोसिटी आपके बॉम्ब को भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिल जाती है, और अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जो बॉम्ब होता है वो आगे की ओर बढ़ता जाता है, जबकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसकी वजह से वो नीचे की ओर डाउनवर्ड गिरता जाता है। तो इस तरह से आपके बॉम्बर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से बॉम्ब में किसी समय दो वेलोसिटी रहती हैं, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है जो कि बॉम्बर के द्वारा दी जाती है, और एक वर्टिकल वेलोसिटी उसमें जनरेट हो चुकी होती है जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के द्वारा दी जाती है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल होती है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो बॉम्बर है उसकी जो वेलोसिटी की वजह से जो बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो बॉम्ब अपने बॉम्बर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से ट्रेवल कर रहा है, जबकि जो वर्टिकल वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा है, जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो आपके बॉम्ब पर जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लग रहा है उसकी वजह से वो वर्टिकल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और भी देखिएगा कि जो बॉल है या जो बॉम्ब है जिसको कि आपका जो बॉम्बर रिलीज कर रहा है वो हमेशा उसी प्लेन के जस्ट उसी पॉइंट के नीचे रहता है जिस पॉइंट पर उसको वहां पर छोड़ा गया था। जो बॉम्बर ने विंग के नीचे से बॉम्ब को छोड़ा था तो बॉम्ब भी हर समय प्लेन से रिलीज होने के बाद भी वो विंग के नीचे ही रहता है। उसका रीजन ये है कि बॉम्बर के साथ साथ आपका बॉम्ब भी उसी स्पीड से आगे चलता है, इसीलिए हमेशा वो बॉम्बर प्लेन के नीचे रहता है, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से वो वर्टिकली नीचे की ओर आता जाता है। तो आइए इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ए बॉम्बर फ्लाइंग विद ए स्पीड u at an altitude h wants to drop a bomb on a building. At what distance from the building should the bomb be dropped? बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पहले उसको बॉम्ब को रिलीज कर देना चाहिए जिससे कि वो बिल्डिंग के ऊपर जाकर गिर जाए। हालांकि वैसे बॉम्बर की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अब तो लेजर गाइडेड मिसाइलें होती हैं, वो अपने आप पाथ को चूज करती हैं, अपनी डायरेक्शन को चूज कर लेती हैं, इसलिए अब इस पर्टिकुलर सिस्टम का कोई यूज नहीं रह गया। लेकिन शुरुआती समय में हमारे जो फाइटर पायलट्स होते थे, जो बॉम्बर प्लेन ड्राइव करते थे, फ्लाई करते थे, उनको बॉम्ब को ड्रॉप करते समय इस बात का कैलकुलेशन अपने राडार की डिस्टेंस से करना पड़ता था। जो एयर स्पीड होती थी, एयर ड्रैगिंग होती थी, इन सबको ध्यान रखते हुए जो आपके बॉम्बर फ्लाई कर रहे होते थे पायलट, उनको ध्यान में रख करके ही डिस्टेंस को कैलकुलेट करके बॉम्ब को ड्रॉप करना होता था जिससे कि बॉम्ब जमीन पर गिरते गिरते उसी राइट प्लेस पर ही गिरे। आज भी ऐसा करना पड़ता है कुछ बहुत से बॉम्ब्स के लिए। जो लेजर गाइडेड मिसाइल्स हैं उनके लिए जरूर ऐसी चीजें नहीं करनी पड़ती, लेकिन बॉम्ब ड्रॉप करते समय आज भी इन्हीं चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे
ये हमारा बॉम्बर प्लेन हो गया, और जो कि बॉम्ब को ड्रॉप कर रहा है किसी डिस्टेंस पर, और वो आपका बॉम्ब ग्राउंड पर जा करके उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो बॉम्बर है वो बिल्डिंग से काफी पहले ही आपकी जो बॉम्ब है उसको रिलीज कर देता है, जिससे कि बॉम्ब नीचे जाते जाते आपके प्लेन को, आपके जो बिल्डिंग है उसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वो जो बॉम्बर प्लेन है वो बॉम्ब को किस जगह पर रिलीज करे जिससे कि वो बॉम्ब बिल्कुल राइट टारगेट पर गिरता है। तो आगे इसको देखते हैं हम लोग कि सपोज अभी हम लोगों ने जो देखा एग्जांपल से, तो सपोज यहां से बॉम्ब को ड्रॉप करें तो बॉम्ब आपका बिल्डिंग पे गिर जाता है। तो ये जो डिस्टेंस जहां से ड्रॉप कर रहे हैं, सपोज वो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कितनी है, r है। तो कहने का मतलब ये हो गया जो बॉम्ब ड्रॉप करेंगे वो वर्टिकल डिस्टेंस जितने टाइम में चलेगा, वर्टिकली जमीन पे जब तक गिरेगा उतने ही टाइम में इसको r डिस्टेंस भी ट्रेवल कर लेनी है, जिससे कि वो जब जमीन पर गिरे तो हॉरिजॉन्टली r डिस्टेंस ट्रेवल करके वो इस आपके बिल्डिंग पर भी गिर जाए। ठीक है, तो आइए इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो यानी यहां पर बॉम्ब मस्ट ट्रेवल r हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है उसको ट्रेवल करना है बिफोर इट टचेस द ग्राउंड। तो सपोज टाइम टेकन बाय द बॉम्ब टू कम टू अर्थ, यानी जब बॉम्ब यहां से रिलीज किया जाता है, जब बॉम्ब यहां से रिलीज किया जाता है तो वर्टिकल डिस्टेंस जो है उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है। यदि वो हम टाइम निकाल लें और उस टाइम में बॉम्बर की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो बॉम्ब चलेगा वो निकल आएगा, क्योंकि बॉम्ब की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो वही होगी जो आपके बॉम्बर प्लेन की वेलोसिटी है। तो बस हमें इतना निकालना है कि आपका जो बॉम्ब है वो वर्टिकली कोई वेलोसिटी उसकी नहीं दी जाती, वर्टिकली एक तरह से रिलीज किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। तो वर्टिकल तो उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन वर्टिकल एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से वो वर्टिकली नीचे गिरता जाएगा, और जो h हाइट है आपके प्लेन की ग्राउंड से, उस h हाइट को वो कवर करेगा किसी टाइम t में, और हमको इतना पहले उसको छोड़ना है कि उस t टाइम में वो आगे भी बॉम्बर की स्पीड से चले और r डिस्टेंस को ट्रेवल कर ले, जिससे एक साथ वो जमीन पर भी गिरे और r डिस्टेंस आगे ट्रेवल करके आपके बिल्डिंग पर भी गिर जाए। तो पहला काम हमारा ये है कि हमको बॉम्ब को नीचे गिरने की टाइम निकालना है, और नीचे गिरने के लिए हमको वर्टिकल वेलोसिटी वाले यानी वर्टिकल मोशन को कंसीडर करना है। वर्टिकल मोशन का मतलब हो गया हमको बॉल के ऊपर वर्टिकली डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटीज हैं और कौन से एक्सेलरेशन है उसको देखना पड़ेगा। अब क्योंकि जो बॉम्ब है वो ड्रॉप किया जा रहा है, जब ड्रॉप किया जा रहा है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, 0, यानी वर्टिकल वेलोसिटी जो आपके बॉम्ब की है, जो वर्टिकल वेलोसिटी है बॉम्ब की वो इनिशियल वेलोसिटी है 0, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वर्टिकल वो है g, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, वो ट्रेवल करनी है h। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे h इज इक्वल टू वर्टिकल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ वर्टिकल एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। टाइम ही हमको यहाँ पर निकालना है, जो कि हमको नहीं पता है कितनी देर में आपका बॉम्ब जो है नीचे गिर जाएगा। तो अभी वैल्यू पुट करते हैं, h हमको गिवन है तो हम यहाँ पर इसको पुट करके, इनिशियल वेलोसिटी तो वर्टिकल 0 है तो वो 0 हो गई आपकी, और हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम हमारा निकल के आ गया कि जब आप जो बॉम्बर है जब वो आपके बॉम्ब को ड्रॉप करेगा तो वो √2h/g टाइम में नीचे गिर जाएगा, यानी वर्टिकल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा, जमीन को गिरने का जो टाइम होगा उसका वो टाइम होगा √2h/g, और इतने ही टाइम में, इसी टाइम में आपके बॉम्ब को आगे भी चलना है, और बॉम्ब जो आगे चलेगा वो चलेगा आपके प्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। तो वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, वो r होगी। तो r कितनी होगी तो हम निकाल लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से है, और क्योंकि हमारा जो प्लेन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है u वेलोसिटी से, तो हमारे बॉल को भी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी वो वही होगी सेम एज प्लेन वेलोसिटी। तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो इसलिए वहां पर हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, इस फॉर्मूले को भी देखेंगे तो भी वही बन जाएगा, चूंकि एक्सेलरेशन है नहीं तो ये वाला जो टर्म है किनारे वाला वो 0 हो जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम बन जाएगा। तो डिस्टेंस को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को r कह रहे हैं,
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, यू क्या है आपकी प्लेन की वेलोसिटी, और टाइम कितना है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितने टाइम में वो नीचे गिर जाएगा उतने ही टाइम में वो आगे भी मूव करेगा। तो इस तरह से वैल्यू को पुट कर दें तो आप u की वैल्यू पुट करेंगे r इज इक्वल टू यू टी, तो u और t हो गया रूट UH अपॉन g। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने निकाल ली, कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहले बॉम्ब को छोड़ा जाए जिससे कि वो नीचे गिरने के साथ साथ वो उतने ही टाइम में r डिस्टेंस आगे चल के आपके बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सके। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये स्ट्रेट डिस्टेंस कितनी हो सकती है, यानी आप जहां से आप बॉम्ब को छोड़ते हो वहां से डिस्टेंस कितनी है। इस डिस्टेंस को निकालना चाहें जिसको हम डी कहेंगे, तो डी एक देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल में डी क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस तरह से ये डिस्टेंस जहां पर आपको स्ट्रेट देखना हो, ये रडार से आपका जो प्लेन है, जो फाइटर प्लेन है, वो रडार से चेक करे कि रडार से कितनी डिस्टेंस है आपकी स्ट्रेट, वो डिस्टेंस होगी डी, और वो डी कैसे निकाल लेंगे आप अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से निकाल लेंगे। यानी इस डिस्टेंस पर जाकर यदि वो अपने बॉल को ड्रॉप करता है, बॉम्ब को ड्रॉप करता है, तो वो आपकी बिल्डिंग को जाकर के डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये इस तरह से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम प्रोजेक्टाइल को समझते हैं और यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग अलग सॉल्व करते हैं। अब आगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ और एग्जांपल देखते हैं और उसे कुछ फॉर्मूले भी ड्राइव करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे आप किसी जो फुटबॉलर होता है जब किसी बॉल को किक करता है, तो जब बॉल किक करता है तो वो बॉल भी एक तरह से आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ही करती है। उसका रीजन ये है कि जो आपने वेलोसिटी दी है वो तो कुछ इंक्लाइनेशन पे दी है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमेशा परपेंडिकुलर है, और इसी वजह से जो आपकी बॉल है वो एक पैराबोलिक मोशन करते हुए जाती है। क्योंकि आप जब किक मारते हैं किसी बॉल को तो उसको किसी एक पर्टिकुलर इंक्लाइनेशन में वेलोसिटी देते हैं जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नहीं होता, और इसीलिए आपकी बॉल जो है एक प्रोजेक्टाइल मोशन को करती है। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जरूरी है कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और वो वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी हो उससे कोई ना कोई एंगल बना रहा हो। तो इस तरह से अब इस मोशन को डिस्कस करेंगे और हम समझेंगे कि किस प्रकार से इस मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने लिया, तो यहाँ पर कोई एक बॉल है, यदि इस बॉल को हम थ्रो करें तो ये बॉल इस तरह से एक मोशन करते हुए पहले मैक्सिमम हाइट पर जाएगी और फिर वो वापस आती। जब ये ऊपर जाती है तो अपनी जो आप वेलोसिटी देते हो उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है और एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है। यानी जब आपने बॉल को यू वेलोसिटी दी किसी एंगल थीटा से, तो इस वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से वो वर्टिकली ऊपर जाती है, और जब आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है तो ऊपर जाना बंद करके फिर वो नीचे आना शुरू कर देती है, और इस प्रकार से ये पूरा आपका एक पैराबोलिक मोशन होता है। अब यहाँ पे हम देखें तो जब बॉल आप थ्रो करते हो तो किसी भी टाइम पे बॉल पहुंचेगी, सपोज यहाँ पर बॉल पहुंची तो इस जगह उसकी कुछ वेलोसिटी जो है वो अलग हो जाएगी। नीचे वेलोसिटी तो आपने यू दी थी जिसके दो कंपोनेंट थे, एक यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक यू साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि जो बॉल थी वो थीटा एंगल से मूव कर रही थी। तो जैसे ही बॉल यहां पर जब बॉल पहुंचती है तो आप देखेंगे कि यहां पर इसकी वेलोसिटी कुछ v डैश हो जाएगी। ऐसा क्यों? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन या कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा, लेकिन बॉल की जो वर्टिकल कंपोनेंट था, जो आपने वेलोसिटी दी थी, उस वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट था, इस वर्टिकल कंपोनेंट के अगेंस्ट में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। इसकी वजह से वर्टिकल वेलोसिटी जो है आपकी चेंज हो जाएगी। जब वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी तो दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट चेंज हो गया, तो इसलिए नेट वेलोसिटी भी आपकी चेंज हो जाएगी और सपोज वो v डैश हो जाएगी। तो इस तरह से अब यदि कोई वेलोसिटी जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रही है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा वर्टिकल v डैश साइन थीटा और एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल v डैश कॉस अल्फा। अच्छा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो नीचे लग ही रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो आपकी पहले वाली वेलोसिटी से चेंज हो गई है, या ये कहते हैं रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, जबकि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम ले रहे हैं v डैश कॉस अल्फा वो उतनी ही है जितनी की आपकी u cos थीटा है।
तो वैल्यू का यहाँ पर नेट वेलोसिटी v डैश हो गई है, एंगल कोई दूसरा बन रहा है, अल्फा बन रहा है, तो इस नेट वेलोसिटी के हिसाब से कंपोनेंट v डैश cos अल्फा है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है कैलकुलेट करेंगे आप तो वो उतनी ही होगी जितनी की आपकी पहले वेलोसिटी थी, तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा है। अब इसी तरह से जब बॉल टॉप पॉइंट पे पहुंचती है तो टॉप पॉइंट पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इतनी रहेगी v cos थीटा, v ना कह के इसको हम u cos थीटा कहते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा ही रहेगी, क्योंकि अब सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यहां पर पहुंचकर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ठीक उतनी ही है जितनी की आपकी पहले थी। और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो अब आप यहाँ पे कितनी हो गई है, वो आपकी यहाँ पर 0 हो गई है, यानी वर्टिकल वेलोसिटी कोई नहीं है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी जो है ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपकी रिड्यूस करती गई है, यहाँ पर कुछ वैल्यू कम हो गई थी और यहाँ पर जाकर आपकी वेलोसिटी 0 हो गई है वर्टिकल वेलोसिटी। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पहले भी u cos थीटा थी, अभी भी u cos थीटा है, और यहाँ भले ही v डैश cos अल्फा लिखा है लेकिन इसकी वैल्यू अभी भी u cos थीटा के बराबर ही है। हाँ, नेट वेलोसिटी v चेंज हो गई है, यहाँ पर नेट वेलोसिटी v कितनी हो गई है, यहाँ पर तो नेट वेलोसिटी केवल हॉरिजॉन्टल हो गई है, क्योंकि तो वर्टिकल वेलोसिटी जो कुछ भी है वो 0 ही हो गई है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यदि आपने u वेलोसिटी से किसी बॉल को थ्रो किया है तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा सेम रह रहा है, क्योंकि उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के 90 डिग्री है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी में यानी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा है इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। फिर ऐसे ही बॉल सपोज उसी सेम हाइट पर, जिस हाइट पर यहाँ पर ये बॉल थी जाते समय, उसी सेम हाइट पर ये बॉल आते समय आ गई, तो आते समय भी उसकी वही वेलोसिटी होगी जो वेलोसिटी आपकी इस पॉइंट पर थी। यदि इस पॉइंट पर जाते समय वेलोसिटी v डैश थी तो आते समय भी यहाँ पे वेलोसिटी v डैश ही होगी। जाते समय यदि इस वेलोसिटी ने एंगल अल्फा बनाया था तो आते समय भी ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल ही बनाएगी। ये एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से है कि जो एनर्जी इसकी यहाँ पर थी जाते समय वही टोटल एनर्जी यहाँ पर थी, क्योंकि हाइट सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर सेम है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी आपकी यहाँ पर सेम होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा अंडर द ग्रेविटेशन फील्ड आपकी सेम रहती है। तो इसी वजह से सेम हाइट पर बॉडी जब जा रही थी यहाँ पर तो वेलोसिटी v डैश थी, तो उसी हाइट पर जब बॉडी आ रही है, बॉल आ रही है, तो भी वेलोसिटी v डैश होगी, और उसके लिए कंपोनेंट लेंगे तो कंपोनेंट भी वही सेम रहेंगे जो यहाँ पर पहले वाले मोशन में पहले वाले प्लेस पर थी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो कभी चेंज नहीं आएगा, वो पहले भी v cos अल्फा था, अभी भी v डैश, पहले भी v डैश cos अल्फा था, अभी v डैश cos अल्फा है, और ये वैल्यू किसके बराबर थी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा के। जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज हो रहा है, लेकिन क्योंकि अभी हाइट सेम है तो जाते समय उसकी वेलोसिटी v sin अल्फा ऊपर की ओर थी, और आते समय बस डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, v sin अल्फा नीचे की ओर रहेगा। अब यदि ये बॉल सबसे लास्ट पॉइंट पर आ जाती है, यानी यहां से आपकी बॉल स्टार्ट हुई थी, आपकी बॉल स्टार्टिंग ए पॉइंट से गई थी, और ए पॉइंट से जब आपकी बॉल फाइनली ग्राउंड पर जब आ जाती है तो ग्राउंड पर आने पर भी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वही वेलोसिटी होगी जो आपकी ए पर आपने इसको थ्रो किया था। तो जब ए पर थ्रो किया था तो वेलोसिटी u थी, तो जब वापस ग्राउंड पर आ जाएगी तो भी उसकी वेलोसिटी u ही रहेगी, जैसा कि हम लोगों ने अभी यहां पर देखा था कि सेम हाइट पर वेलोसिटी सेम रहती है बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। इसी तरह से ग्राउंड से जब आपने बॉल थ्रो की थी तो उसकी वेलोसिटी u थी अपवर्ड डायरेक्शन में थीटा एंगल से, तो जब बॉल हिट करेगी वापस ग्राउंड पर तब आपकी वेलोसिटी u डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी उसी सेम एंगल थीटा से जो जाते समय वो बना रही थी। तो इस तरह से आपने इस पूरे मोशन को अंडरस्टैंड किया हम लोगों ने। यहाँ पर भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। अब देखिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो लगातार सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। उसका सिर्फ एक रीजन है कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। जबकि जो वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन में आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लग रहा है, इसीलिए जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी थी वो फाइनली टॉप पॉइंट पर जाके 0 हो गई, और फिर वापस लौटते समय वापस उसने उसी वेलोसिटी को गेन कर लिया
ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हमारा एक पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने कंसीडर किया है और उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर किस तरह से वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन वर्क करते हैं उसको यहाँ पर स्टडी किया। ठीक है, तो वर्टिकल वेलोसिटी आपकी चेंज होती रहेगी, जबकि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो आपकी सेम रहेगी। किसी पॉइंट पर किसी भी टाइम पर नेट वेलोसिटी निकालनी हो, नेट वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर निकालनी हो तो नेट वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, अंडर रूट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दो वेक्टर होंगे और उनका रिजल्टेंट जो होगा वो नेट वेलोसिटी होगा और वो नेट वेलोसिटी उनकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के स्क्वायर के सम के रूट के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से नेट वेलोसिटी हमेशा आप हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल कंपोनेंट के स्क्वायर के सम के रूट के बराबर निकालेंगे। तो ये आपको यहाँ पर फाइनली हमने देख लिया कि कोई भी मोशन होता है किसी भी फोर्स या एक्सेलरेशन के अंडर में जहां पर एंगल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में 0 और 180 नहीं हो तो वो पाथ हमेशा कैसा होता है, वो पाथ हमेशा पैराबोलिक होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न में इसी पैराबोलिक पाथ के कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।